Hello friends, welcome back to SC Academy. So today I am here with chapter 6 Manufacturing Industries of Geography for class 10th. जल्दी से स्पीड पकड़नी है, बोर्ड सर पर है, फटाफट से तैयारी करनी है और तैयारी हो भी जाएगी. बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली सारी वीडियोस के साथ अपडेटेड रहिए. आपका बोर्ड्स का सिलेबस फटाफट से कवर हो जाएगा. आइए स्टार्ट करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ चैप्टर में वी विल डील कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करती हैं और किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ एक कंट्री में ग्रो करती हैं, कौन कौन से तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है और हम बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे. एंड फाइनली चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, पोल्यूशन कैसे होता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से और उस पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या इफेक्टिव स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट लेती है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है. जब रॉ मटेरियल्स हमारे हाथ में आते हैं और रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करके हम ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं जिन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसीजर को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. हम जनरली सुनते हैं कि शुगर केन से शुगर बनती है, आयरन एंड स्टील से काफ़ी सारे हमारे इक्विपमेंट्स बनते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब बनती हैं, इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से ही होती है. जो लोग सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की होती हैं. सो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग. वहाँ पे जो प्राइमरी मटीरियल होते हैं, जो हमें प्राइमरी सेक्टर से, जो एग्रीकल्चर से हमें मटीरियल्स मिलते हैं, उनकी जब हम प्रोसेसिंग करके फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि जो वर्कर्स स्टील फैक्ट्रीज़ में, कार इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, बेकरीज़ में, इन सब जगह पे एम्प्लॉयड होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री में कहलाए जाते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं. जब सारी चीज़ बन करके तैयार हो जाती है तो उसको सप्लाई देने के लिए भी मार्केट में कोई होना चाहिए. देन दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस दे फॉल अंडर टर्शरी सेक्टर. अब हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा है, हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इस पूरी कंट्री को डेवलप करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वास्ट चाहिए. धीरे धीरे हमें इस सेक्टर को और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा बिकॉज इतनी ज़्यादा आबादी है कि इतनी आबादी की डिमांड्स बहुत सारी हैं और उनको पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स खोलने पड़ते हैं. तो यहाँ पे हमें बात पता चलती है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट इज़ वेरी बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो हमें प्राइमरी सेक्टर से जो सामान मिलेगा वो यूं ही रह जाएगा, उसका आगे कोई काम नहीं होगा. अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग के, वो देखते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हमारी मदद नहीं करती, बट ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है क्योंकि ये हमारे जो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही डिपेंडेंट हैं उनकी डिपेंडेंस को कम करती है, उन्हें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट एडवांटेज इज कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी से अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं क्योंकि इसकी वजह से एक फिलॉसफी है कि जब इंडस्ट्रीज आएंगी, जॉइंट सेक्टर वेंचर्स आएंगे तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी. और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं तो जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, उनके ऊपर जो धब्बा है ना कि वो सोसाइटी में एक डिस्पैरिटीज़ फेस करते हैं, वो एक पिछड़े हुए रीजन में, उनके ऊपर से वो धब्बे भी हट जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स उनकी रिमूव हो जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के वहाँ पे सेटअप होने की वजह से. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो उनका एक्सपोर्ट होगा. इसकी वजह से हमारा ट्रेड और कॉमर्स सेक्शन इंक्रीज होता है और हमें हमारी कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है फॉरेन एक्सचेंज, वो बढ़ता जाता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी कंट्री अपने रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बनाती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती है, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहती है. और ऐसे ही इंडिया की प्रॉस्पेरिटी भी इसी में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, इंडस्ट्रीज़ अपनी ज़्यादा सेटअप करें ताकि एज क्विक एज पॉसिबल हम एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएँ. तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? तो आंसर इज़ नो. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री
को हम अलग कह सकते हैं बट दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। उनकी डेफिनेशन ज़रूर अलग हैं बट दे हैव टू मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, जैसा आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। अगर आप मान के चलो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो सामान प्रोड्यूस कर रही है, वो जो रॉ मटेरियल दे रही है, वो अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करके इंडस्ट्रीज़ को दे रही है, तभी तो इंडस्ट्रीज़ उनसे आगे सामान बना रही हैं। अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ अपना रॉ मटेरियल बेचेंगी ही नहीं, अगर वो मटेरियल उगाएंगी नहीं, प्रोड्यूस करेंगी ही नहीं, तो फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करेगा? तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और वहीं पे ये सेकंड बात भी आती है कि अगर इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल लेंगी ही नहीं, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को उनका काम आगे बढ़ाएंगी ही नहीं, वो कहें हमने तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं, तो वो अपने रॉ मटेरियल का क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये दोनों इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो उसे एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, और कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो उसको बिकने के लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है। तो डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर अगर बढ़ेगा तो उसका इंडस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होएगा, और अगर इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होंगी तो उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा होगा। तो प्रेजेंट डे में हम ये कह सकते हैं कि हम जो ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं उसके लिए हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। सेल्फ सफिशिएंट होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कितना भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, हमारी इंडस्ट्री को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत तो है ही है। हमारे जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनते हैं उनका रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से ही हमें मिलता है। तो इसीलिए हमें ये पता है वी हैव टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट, बट इसके लिए इन दोनों चीज़ों को साथ में एक दूसरे से हाथ मिला के चलना होगा। इसी की तरीके से हम आगे देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी में। लास्ट 2 डिकेड्स से हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी इकोनॉमी में, वो आके थोड़ा सा रुक गया है। 17% हो गया है जीडीपी में। जो टोटल 27% हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें से 10% तो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का है। 17% हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिलता है। अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से तो ये काफ़ी कम ग्रोथ है। तो इसी के लिए ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ेगा। हमें इन दोनों की प्रोडक्टिविटी के ऊपर साथ में ध्यान देना है, यही हमारा नेशनल मोटो है। नेक्स्ट डिकेड्स के लिए हमें इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिस्ट्स ने यही प्रिडिक्ट करा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि हम अगर ये ऑब्जेक्टिव रखेंगे, इनफैक्ट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल ने भी यही बात बोली कि हमें ये ऑब्जेक्टिव सेट करके चलना है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है। तो उसकी वजह से जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव डालेंगे कि वी हैव टू इंक्रीज आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ऑब्वियसली हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तो वहाँ पे भी दबाव पड़ेगा और दोनों चीज़ें साथ के साथ ग्रो करेंगी। सो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमने आगे आने वाले डिकेड्स के लिए सेट किया है, और ये मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दोनों इंडस्ट्रीज़ का आज की इकोनॉमी में। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। इंडस्ट्रियल लोकेशंस आप हमेशा देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिन्हें देख करके ही इंडस्ट्री सेटअप होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको फेवरेबल कंडीशंस में मिल जाएं और आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना पाएँ अपना। एप्रोप्रिएट प्लेस ढूंढना, अच्छी लोकेशन ढूंढना, वहाँ पे लोअर कॉस्ट में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, ये सब देखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। कभी कभी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारी सिटीज़ के अंदर या सिटीज़ के पास लोकेटेड होती हैं, तो उसका रीज़न ये है बिकॉज आज के टाइम पे हम अर्बनाइज्ड हैं। अर्बनाइजेशन आई, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बूस्ट मिला। धीरे धीरे हमने देखा कि सिटीज़ में मार्केट्स, सारी सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, सब कुछ हैं। तो ये सारे भी जो हैं वो एक इंडस्ट्री का ही पार्ट हैं। इसीलिए आज के टाइम पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इकट्ठे आती हैं, इकट्ठे मिल जाती हैं, और अर्बन सेंटर्स में उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं तो वो अर्बन सेंटर्स में आकर के सेटअप हो जाती हैं। एंड दोज इंडस्ट्रीज आर नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का मतलब है जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, क्योंकि उन्हें अर्बनाइजेशन अट्रैक्ट करती है, तो वो इकट्ठे मिल करके वहाँ के एडवांटेजेस को यूज़ करने के लिए वहाँ आकर सेटअप हो जाती हैं। हमने प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में देखा था बहुत सारे यूनिट्स ऐसे थे जो ओवरसीज ट्रेड में इंडल्ज थे, तो वो बेसिकली कुछ ऐसी जगहों पे लोकेटेड थे जहाँ से उनकी ट्रेडिंग अच्छी हो पाए। बट आज ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत वास्ट है, तो इसीलिए हमारी इंडस्ट्रीज
भी ऑल ओवर द कंट्री वास्ट लैंड पे बहुत ही अच्छे से फैली हुई हैं। इसीलिए जब भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो हमें मार्केट लिंकेज, क्योंकि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, अगर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, हम लेबर को पैसे दे रहे हैं, हमें वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो वो सारा मनी हमारी मार्केट लिंकेज है या नहीं, वो हमें मार्केट से वापस आएगा या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इंडस्ट्री लोकेशन बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट थिंग इज आइडियल लोकेशन। हमारा बेसिक डिसीजन होता है ये फैक्ट्री की लोकेशन के टाइम पे कि हमें सारी चीज़ें ऐसी तो मिले एटलीस्ट जो हमारे बजट में हों, हमें रॉ मटेरियल्स प्रॉपरली मिल जाए, वहाँ पे उस साइट पे अवेलेबल हो, सस्ते अवेलेबल हो, उस प्रोडक्शन की वहाँ पे कितनी हमें कॉस्ट पड़ेगी, वहाँ पे लेबर कैसी है, सस्ती है या नहीं है, वहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन होगी वो मार्केट तक जा भी पाएगी या नहीं। तो ये बेसिक डिसीजंस होते हैं जो हमें एक फैक्ट्री के लिए लेने हो पड़ते हैं, और तभी हमारी फैक्ट्री की जो लोकेशन होती है वो एक आइडियल लोकेशन कहलाती है। नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्रीज 4 तरीके से क्लासिफाइड है: रॉ मटेरियल्स, मेन रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ओनरशिप। रॉ मटेरियल्स के तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है: एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, एंड मिनरल बेस्ड आर आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड मेनी मोर। मेन रोल के हिसाब से जो इंडस्ट्री हैं वो एक है बेसिक और की इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जो बेसिक रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं ताकि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर को यूज़ करना होता है, डायरेक्ट वो गुड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि पेपर, टूथपेस्ट, मशीन्स, फैंस, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तरीके से हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज हैं: स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब है जिनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कम होती है, जिनके पास एसेट्स कम होते हैं, जैसे कि उनका जो जनरल एवरेज है वो 1 करोड़ रुपीज़ तक का है, और 1 करोड़ रुपीज़ से जो ज़्यादा की एवरेज वाली होती हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट इज ओनरशिप। ओनरशिप में 3 तरीके से डिवाइडेड है: पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, एंड देयर इज वन मोर, कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होती हैं जिनको गवर्नमेंट एजेंसी हैंडल करती है, जैसे कि भेल। एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो इंडिविजुअल्स के अंडर होती हैं, जैसे कि टिस्को। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो जॉइंटली, जिससे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल मिल करके चलाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, दिस इज़ अ जॉइंटली सेक्टर इंडस्ट्री। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनमें प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स कह लो, वो और वर्कर्स इकट्ठे मिलकर चलाते हैं, वो पूल कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज को और फिर आगे अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र में, केरला में हमें देखने को मिलती हैं। सो बल्क और वेट के अकॉर्डिंगली भी कभी कभी इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है, जैसे कुछ होती हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ और कुछ होती हैं लाइट इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ आर दोज ऑफ आयरन एंड स्टील, एंड लाइट इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं। आइए अब इन्हें फर्दर क्लासिफाई करके रीडिंग करते हैं इनकी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिनमें कॉटन और जूट के बारे में आप पढ़ोगे, वैसे इनमें वुलन, सिल्क के बारे में भी बात की गई है, बट डीप स्टडी कॉटन और जूट के बारे में ही है चैप्टर में। एंड नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इसमें जानने के लिए मैं आपको पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। हमारे पास 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाती है, एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। तो वो पूरी जीडीपी में 4% प्रोड्यूस देती है, इसीलिए इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री जो सेल्फ रिलायंट है, जो कम्पीट कर सकती है अच्छे से, जो पूरी वैल्यू चेन को कंप्लीट करती है, रॉ मटेरियल से लेकर के हाईएस्ट प्रोडक्ट, हाईएस्ट वैल्यू गुड्स वो प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कॉटन टेक्सटाइल जो है पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो हैंड स्पिनिंग से, हैंडलूम वीविंग से प्रोड्यूस किए जाते थे। 18th सेंचुरी के बाद से पावरलूम्स आ गए और हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनको काफ़ी ज़्यादा पीछे रहना पड़ा फिर, क्योंकि धीरे धीरे जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो पिछड़ ही जाते हैं। पहली फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है वो मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में। 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए थे हमारे, तो 2 वर्ल्ड वॉर्स जब हुए उस टाइम पे इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, एंड बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्लोथ की डिमांड थी यूके में भी। तो इसीलिए हमारी जो डेवलपमेंट थी उस टाइम पे कॉटन इंडस्ट्री की टेक्सटाइल में वो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि डिमांड को पूरा करना था। 30 नवंबर 2011 को एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि इन 1946
कॉटन एंड ह्यूमन मेड फैब्रिक टेक्सटाइल मिल्स जो थे वो हमारी कंट्री में आना स्टार्ट हो गए थे। अबाउट 80% जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर वो कॉटन टेक्सटाइल को ही प्रोड्यूस कर रहा था। धीरे धीरे बहुत सारी और हज़ारों स्मॉल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बन गई, छोटी छोटी फैक्ट्रीज बन गई कॉटन के लिए। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्टार्टिंग में सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में इनकी प्रोडक्शन होती थी, बट क्योंकि धीरे धीरे इसका रॉ कॉटन मार्केट अच्छी जगह होने लगी, सब जगह ट्रांसपोर्टेशन सब जगह होने लगी, तो इसका कंट्रीब्यूशन सब तरफ से काफ़ी ज़्यादा हो गया। इंडस्ट्री के क्लोज लिंक्स बन गए एग्रीकल्चर के साथ, और इसकी वजह से जो फार्मर्स थे, जो वहाँ के वर्कर्स थे, उनको काफ़ी काम मिलने लगा। जैसे उनको कॉटन बॉल प्लकर्स का, वो वर्कर्स जो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, इन सब कामों में छोटे फार्मर्स को और वर्कर्स को सबको काम मिलने लगा। तो इसके लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत डिमांड बढ़ गई। और स्पिनिंग तो आज भी कंटिन्यूड है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिनिंग होती है। वीविंग बहुत फेमस है ये जगह इनके लिए। एंड इनफैक्ट नॉट ओनली कॉटन, सिल्क, जरी एम्ब्रॉयडरी, इन सब के लिए भी ये जगहें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंडिया में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होती है स्पिनिंग में, और वीविंग की सप्लाई कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ी सी लो है। क्वालिटी फैब्रिक की थोड़ी सी लो है वीविंग की वजह से, क्योंकि वीविंग हमारी हैंडलूम से होती है और मिल्स में पावरलूम से होती है, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। खादी को हम स्टार्टिंग से ही प्रमोट करते आ रहे हैं, तो इसीलिए लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मिलती है हमें खादी से भी। तो धीरे धीरे हमने देखा कि इंडिया ने अपना यान जापान में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इंडिया का जो यान है वो धीरे धीरे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। हमारे पास भी कॉटन गुड्स आते हैं, हमने भी कुछ कंट्रीज से कॉटन को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपके पास मैप है आपकी बुक में, आप देख सकते हो कि कॉटन टेक्सटाइल जो है वो बहुत ही फेमस है कुछ कुछ जगहों पर, जैसे अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, उज्जैन, आगरा, कानपुर, इन सब जगहों के नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा वर्ल्ड के ट्रेड में कॉटन यान के फील्ड में बहुत अच्छा शेयर है। हमारा गारमेंट्स के केस में 4% ही है पूरी वर्ल्ड में, बट कॉटन में जितना है वो सबसे ज़्यादा है, बिकॉज स्टार्टिंग से ही हम कॉटन को प्रमोट करते आ रहे हैं। हमारे पास बहुत यूनिट्स हैं कॉटन के, तो धीरे धीरे करके कॉटन के फील्ड में हमने बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज जूट टेक्सटाइल। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। तो इंडिया सेकेंड प्लेस पे आता है आफ्टर बांग्लादेश, फर्स्ट इज़ बांग्लादेश। तो हमारे पास 2011 तक 80 जूट मिल्स थे, और सबसे ज़्यादा उनमें से वेस्ट बंगाल में ही थे, क्योंकि वहाँ पे हुगली रिवर है, तो हुगली रिवर के पास बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी है, बहुत अच्छे वहाँ पे फैक्टर्स मिल जाते हैं हमें, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो सप्लाई है वो काफ़ी सस्ती है, अच्छा नेटवर्क है रेलवेज़, रोडवेज़ और वाटरवेज़ का, तो मूवमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। तो बेसिकली लेबर भी वहाँ पे चीप है। तो जूट इंडस्ट्रीज़ आपको सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, इन सब जगहों पे मिलेंगे, और इसके लिए सबसे अच्छा अर्बन सेंटर है कोलकाता। यहाँ पे जूट की एक्सपोर्टिंग भी बहुत अच्छे से होती है, तो इसीलिए जूट इंडस्ट्री जो है वो बहुत फेमस होती गई। काफ़ी लाखों वर्कर्स जो हैं उनको, इवन काफ़ी लाखों मार्जिनल फार्मर्स को भी जूट इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी ज़्यादा काम मिला हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली जूट इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इन सब से बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा जूट को। इसीलिए हमारी इंटरनल डिमांड को इंक्रीज़ किया गया। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी निकाली कि जितनी भी पैकेजिंग होगी वो जूट से ही होगी। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी निकाली गई थी, ताकि जूट की प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जा सके और जूट के फार्मर्स के पास पैसा आ सके। मेन मार्केट्स हमारी जो जूट के लिए बनी वो थी यूएसए, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और इस तरीके से हमारे पास एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आया और जूट की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। Next industry is sugar industry. India stands second as the world producer of sugar, but it occupies first place in the production of gur and khandsari. तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स आते हैं इस इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं। सुक्रोज कंटेंट जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमने देखना स्टार्ट करा कि जो शुगर मिल्स हैं, 2011 तक हमारे पास अराउंड 662 शुगर मिल्स थे, बट हमने ये चीज़ नोटिस करी कि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कुछ कुछ जगह पर ही थी ज़्यादा, जैसे कि
वेस्टर्न स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र में ऐसा इसीलिए था क्योंकि वहाँ पर हायर सुक्रोज कंटेंट मिल रहा था, कूलर क्लाइमेट भी था, तो उसके लिए शुगर केन को उगने में बहुत आसानी होती थी। इसीलिए एंड मेजर चैलेंजेस शुगर इंडस्ट्री को भी फेस करने पड़े बिकॉज ये सीजनल नेचर की है, काफ़ी पुरानी है, इनएफिशिएंट मेथड्स हैं, प्रोडक्शन इजीली नहीं हो पाती शुगर केन की, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाती है और वहाँ तक जहाँ भी पहुँचना होता है बहुत मैक्सिमम डिले फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो हैं जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स को यूज़ करती हैं, मेटल्स को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, उन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ वेरी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेसिक है, हैवी है, मीडियम है, लाइट है, कोई भी तरीके की हमारी इक्विपमेंट्स है वो यहीं से बनेगी, कोई भी मशीनरी है वो यहीं से बनेगी। स्टील सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है, इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, कुछ भी है हमें वो यहीं से मिलेगा। प्रोडक्शन और कंजम्पशन स्टील की बहुत ज़्यादा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे हैवी है क्योंकि हैवी और बल्कि गुड्स ही यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयरन और कोकिंग कोल और लाइमस्टोन यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशो में यूज़ होते हैं, दैट इज़ 4:2:1, और इसमें कुछ क्वांटिटी जो है मैंगनीज की भी इंक्लूड की जाती है ताकि स्टील को हार्ड किया जा सके। तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन की गई इन सब चीज़ों की एंड इंडिया रैंक्ड थर्ड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स और इनफैक्ट इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। तो धीरे धीरे हमने देखा कि हम लोग जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हुए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आपको मेन जगहों के नाम याद रखने हैं, वो है बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राउरकेला, विजयनगर, भिलाई, ये सब नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं। बहुत सारे हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं जो स्टील की मार्केट को आगे बढ़ा रही हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1950s में चाइना और इंडिया ने प्रोड्यूस करा था अराउंड सेम क्वालिटी ऑफ एंड सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील, बट आज के टाइम पे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील एंड चाइना इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, ये आपको ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्यों है आयरन और स्टील की? इट इज़ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस प्लेस है, वहाँ पे इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाती है क्योंकि वहाँ पे आयरन और बहुत ज़्यादा चीप रेट में है, वहाँ पे हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, चीप लेबर मिलती है, अच्छा पोटेंशियल है वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए। इसीलिए इंडिया में इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर जो है वो सारे छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास ही हैं, तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। और क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देन वी हैव टू सी कि हमें लोअर कॉस्ट मिले लेबर की, हमें ऐसा ना हो कि हमें इरेगुलर सप्लाई मिले कहीं पे, हमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दिस इज़ द वेरी मेन इंडस्ट्री जो हमें लिबरलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे रही है। इस इंडस्ट्री ने इन सब चीज़ों को बहुत बूस्ट दिया है, तो हम इस इंडस्ट्री के साथ किसी भी तरीके का सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। Next very important industry is aluminium smelting. Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. ये reason इसलिए है because ये corrosion resistant है, it is good conductor of heat, malleable है and it becomes strong जब इसके साथ बाकी metals की mixing की जाती है। Aircraft, utensils, wires की manufacturing में इसे use किया जाता है and it is a substitute of steel too. तो steel, copper, zinc, लेड, इन सब इंडस्ट्रीज़ में एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मेनली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में की जाती है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट जो है बिकॉज इट इज़ वेरी बल्की, इट इज़ डार्क रेडिश इन कलर, तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसके बेसिस पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रही है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द GDP एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया ऑल्सो। इट ऑक्यूपाइज 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज, तो इसीलिए ये लार्ज स्केल पे भी आती है, स्मॉल स्केल पे भी आती है, बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हो रही है इसकी। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो ये प्रोड्यूस करती है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, सम सिंथेटिक फाइबर्स, नाइट्रिक एसिड, एल्केलीज, सोडा ऐश। तो ये इंडस्ट्री जो है ये इसी
वजह से पूरे कंट्री में बहुत अच्छे से स्प्रेड कर रही है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है आज के टाइम पे, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं उनमें क्या क्या आता है, पेट्रोकेमिकल्स, एंड दे आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर. सो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो हैं वो ऑयल रिफाइनरीज के पास होते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास होते हैं. इसीलिए केमिकल इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में एक लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है. बेसिक केमिकल्स जो हैं उनकी तो ज़रूरत पड़ती ही है इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए, तो इसीलिए कंज्यूमर मार्केट में भी केमिकल इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए इट इज़ ऑन अ हाई पीक. नेक्स्ट इंडस्ट्री इज़ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है ये कुछ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश. जो पोटैश है ये मेनली कंट्री में इसके रिजर्व्स हमें कम मिलते हैं और पोटेशियम कंपाउंड्स जो हैं उसके फॉर्म में हमें बहुत कम मिलते हैं. इंडिया वैसे थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का. हमारे पास 57 फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं जो नाइट्रोजनस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करते हैं. 29 आर फॉर यूरिया, 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम फॉस्फेट एंड 68 स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो सिंगल सुपर फॉस्फेट को प्रोड्यूस करते हैं. 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं और एक है कोऑपरेटिव सेक्टर विच इज़ एट हजीरा इन गुजरात. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इंडस्ट्री वर्क्स अंडर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई पेस पे इंक्रीज़ हुई थी. गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, इन सब का बहुत मेजर रोल है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ग्रो करने में. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री. ये बहुत एसेंशियल है, कोई भी काम करना हो, घर बनाना है, फैक्ट्री, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट करनी है सीमेंट की ज़रूरत है. इसीलिए इसमें बल्कि हैवी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम. कोल और इलेक्ट्रिक पावर तो बहुत ज़्यादा नीडेड हैं इसके लिए. तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो है इट वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904 और इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्री जो है ये बहुत बढ़ गई थी और 1989 में इसके लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स निकाले गए ताकि इसकी प्रोडक्शन को टेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके. काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुई थी इसकी क्वालिटी में और धीरे धीरे एफर्ट्स लगाए गए. तो यहाँ पे हमने एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करी, सप्लाई बहुत अच्छी करी और इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूम करा. नेक्स्ट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हमें क्विक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, गुड सर्विसेज या पैसेंजर्स कुछ भी चाहिए तो ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर सब कुछ चाहिए. तो इसीलिए हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये इंडस्ट्री जो है इसने बहुत कम समय में काफ़ी अच्छी जंप करी. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आई जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ऊपर उठी. एट प्रेजेंट हमारे पास 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं पैसेंजर कार्स के लिए और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, 9 है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, 14 है 2 और 3 व्हीलर्स के लिए. तो ये इंडस्ट्री जो है ये मेनली दिल्ली, गुड़गांव एंड मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, जमशेदपुर, इन सब जगहों पे काफ़ी अच्छा नाम है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का और काफ़ी अच्छे से डेवलपमेंट हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्ट्स में जो भी हमारे पास टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीकॉम्स हैं, टेलीफोन एक्सचेंज हैं, रडार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सब इक्विपमेंट्स हमें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से ही मिलते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का, बेंगलुरु इज़ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इसमें जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे. और बाय 2010 एंड 2011 हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी आ गए थे. ये 46 लोकेशंस में थे. इसके लिए यू हैव अ मैप इन योर एनसीईआरटी बुक, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं. धीरे धीरे हमारी 30% लोग जो हैं एटलीस्ट वो इसमें एम्प्लॉयड हैं, काफ़ी वुमेन भी एम्प्लॉयड है. तो इस इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज दिया है हमें. हमारे पास धीरे धीरे इसकी वजह से बिजनेस प्रोसेस आउटस्कोरिंग भी हुई है. बिजनेस BPO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस चैप्टर, बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग. इसकी वजह से हमारी कॉन्टिन्यू ग्रोथ हुई है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की और ये एक मेजर की है जिसकी वजह से IT इंडस्ट्री की सक्सेस हुई है. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो होगा ही. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है. कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट के डिग्रेड होने के रिस्पॉन्सिबल भी हम ही हैं. तो हमें 4 मेन पोल्यूशंस हैं बट 3 को बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें. वो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन. एक को थोड़ी सी इग्नोर कर दिया जाता है बट वो आपको ध्यान रखना है. इट इज़ नॉट मेंशन इन द स्लाइड बट आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ नॉइस पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन जो है वो हाई
प्रपोर्शन है अनडिज़ायरेबल गैसेस का, उन गैसेस को जब रिलीज़ किया जाता है, स्मोक एमिट होती है फैक्ट्रीज़ के थ्रू, तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है उसकी वजह से। इनफैक्ट स्मॉल फैक्ट्रीज़ भी हैं जो पोल्यूशन नॉर्म्स को अवॉइड कर देती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी टॉक्सिक गैस भी लीक हो जाती हैं। तो एयर पोल्यूशन का बहुत हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और एटमॉस्फेयर के ऊपर एज अ होल। तो इसका हमें ध्यान रखना है। वाटर पोल्यूशन जो है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हो जाता है, जिन्हें रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से वाटर बॉडीज़ में जो हमारे एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मेजर सॉलिड वेस्ट भी देखा गया है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो वो एक बहुत डिग्रेडिंग फैक्टर है जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन जो पानी का होता है, जो हॉट वाटर निकलता है फैक्ट्रीज से, थर्मल प्लांट्स से, एंड दैट इज़ ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग, उसकी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट निकलता है, जो वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ से निकलता है, इट कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। तो ये जो सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है ये इन्हीं की वजह से होता है। तो वी हैव टू लुक ओवर दिस, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट ना हो, हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिप्लीट ना हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन से सब लोगों को एंगर, इरिटेशन जैसी चीज़ें होती हैं, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इज़ वेरी इरिटेटिंग समटाइम्स। अनवांटेड साउंड्स होती हैं इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से। जनरेटर्स, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स बहुत नॉइस करते हैं, सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइस, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन भी है जो लोगों को बहुत हार्म करता है। तो इसीलिए अब इतनी सारी बातें हैं, इसे हमें कंट्रोल करना होगा। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग एंड वी शुड रीयूज इट, वी शुड रिसाइकल इट, ताकि हम ज़्यादा स्टेजेस पे उसी वाटर को यूज़ कर सकें। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें हॉट वाटर को ट्रीट करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स। तो इसके 3 तरीके से ट्रीटमेंट होता है: प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टेरिशरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल तरीके से, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है बायोलॉजिकल तरीके से, और टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है इट इज़ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट को थोड़ा डिग्रेड होने से बचा सकें। एंड कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है बिकॉज वी आर ओवर ड्रॉइंग इट, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है। एंड दिस इज़ वेरी मेन चैलेंज। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो हमारा इकोनॉमिकली डेवलप होने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है आपके चैप्टर के लिए। ये मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया में, ISO सर्टिफाइड है और EMS के लिए है, मतलब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसकी बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, हम इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम ग्रीन बेल्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो है हमारे पास, हम उनका अच्छे से यूज़ करके हम कम से कम वेस्ट जनरेट कर सकते हैं और पोल्यूशन को रोक सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर, बिकॉज चैप्टर के एंड में आई हैव सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू। होमवर्क क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकेंड इज विच इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। थर्ड है विच इंडस्ट्री यूजेज बॉक्साइट एज अ रॉ मटीरियल, याद करो मैंने बताया है। एंड क्वेश्चन 4 इज वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया। सो आई होप क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हैं, आपको चैप्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपका कोई भी सजेशन है या किसी भी चैप्टर की डिमांड है, बिकॉज बोर्ड्स आने वाले हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपकी उस डिमांड को कंप्लीट करूंगी और नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर पे आएगी। ऑब्वियसली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आपका बोर्ड्स का सिलेबस यहीं से फटाफट से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।